हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों डीए के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। सो अगला 3-4 वीडियो इसके ऊपर ही रहेगा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर ही रहेगा। पिछले सारे वीडियो में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट हम समझा और वहाँ पे मैं बिग गो बार बार यूज़ कर रहा था। तो आज आपको बेसिकली समझ में आएगा कि ये बिग गो एक्चुअली क्या है। सो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है। देखिए, ये हमको पता है कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं वो एक्चुअल टाइम को इंडिकेट नहीं करता। अगर करता तो हम बोलते कि नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड, इस तरह से हम यूनिट्स को बोल देते हैं। लेकिन हमको पता चल गया है कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये एक्चुअली स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमारे प्रोग्राम में। सो उसको समझाने के लिए हम कुछ डिफरेंट तरह के नोटेशन यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है। सो 3 तरह के नोटेशन हम यूज़ करते हैं, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। बिग ओ हम वर्स्ट केस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जब भी हम बिग ओ लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बिग ओ ऑफ एन, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में ये इतना टाइम लेगा। ठीक है, मतलब हमारा जो एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। ओमेगा क्या बोलता है कि बेस्ट केस सिनेरियो में, मतलब हमारा जो एल्गोरिदम है वो मिनिमम कितना टाइम लेगा। ठीक है, कि मिनिमम इतना टाइम तो लेगा, इसलिए ओमेगा बेस्ट केस। और थीटा दोनों का एवरेज होता है, बेस्ट बिग ओ का और ओमेगा का एवरेज होता है, इसलिए एवरेज केस बताता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो ऑन एन एवरेज इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। सो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे मैंने बिग ओ का डेफिनेशन लिखा है और एक ग्राफ लिखा है। इन सब चीज़ों को समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए पहले बिग ओ को समझ लेते हैं। बिग ओ तो डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है कि अच्छा चलिए डेफिनेशन को साइड में रखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एफ एन फंक्शन है। ठीक है, उसमें एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 10 है और जी एन है, जी एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन? क्या ये हम बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। और डेफिनेशन से इसका आंसर हमको मिलेगा कि बोला जा रहा है, देखिए कि जो मैंने किया एफ एन एंड जी एन आर 2 पॉजिटिव फंक्शन वेयर एन इज इनपुट। ठीक है, देन f of n is equal to big O of gn if and only if, IFF का मतलब होता है if and only if, कि f of n is equal to order of gn हम कब बोल सकते हैं? जब f of n less than equal to c into gn। ये अगर हम बोल पाए तब हम बोल सकते हैं कि f of n is equal to, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा था, order of g of n। ठीक है, कि जब f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c इंटू जी एन होगा तब हम बोल सकते हैं हाँ भाई ये ऑर्डर ऑफ जी एन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जाए कि फॉर ऑल, ये फॉर ऑल साइन है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। अभी n नॉट और c क्या है? 2 पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब 0 से नीचे नहीं, 0 से ऊपर 2 पॉजिटिव कांस्टेंट है, n नॉट एंड c। अच्छा चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि क्या हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, यानी कि f ऑफ n का वैल्यू क्या है? n प्लस 10 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn का वैल्यू क्या है? n। क्या हम ये बोल सकते हैं n प्लस 10 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n? तो आप बोलोगे सर आपने तो पिछले सारे वीडियोस में ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हम ये बोल सकते हैं, ये ट्रू है कि n प्लस 10 है तो कांस्टेंट को हम निकाल देंगे और सिर्फ ऑर्डर n बिग O ऑफ n लिख सकते हैं। सही बात है, तो हम इसे प्रूफ करेंगे और कुछ नहीं, कि बिग ओ का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो इसे हम बोल सकते हैं। पिछले सारे वीडियो में मैंने बताया, इस वीडियो में आप प्रूफ देखोगे। ठीक है, तो कब हम बोल सकते हैं? अगर इस स्टेटमेंट को हम ट्रू कर दें तो देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम ट्रू कर सकते हैं कि नहीं। चलिए एफ ऑफ एन क्या स्टेटमेंट है? एफ ऑफ एन लेस देन इज इक्वल टू सी इंटू जी एन। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है ना। चलिए f ऑफ n का वैल्यू लिखिए n प्लस 10 लेस देन इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n का वैल्यू क्या है? n। अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे?
इसे प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए सी का वैल्यू और एक चाहिए हमें एक ऐसा इन नॉट जिसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाए। एक ऐसा इन का वैल्यू निकालना, इन नॉट क्या है, एक ऐसा वैल्यू जिसके बाद ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू हो जाए। ठीक है, ग्राफ से ये चीज़ और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं सी का वैल्यू। तो ये आप इजीली आप इस स्टेटमेंट को अगर प्रूफ करना चाहो, कुछ एन और सी का वैल्यू एज्यूम करके ऐसे ही आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं एकदम मैथमेटिकली अगर बात करूं कि कैसे प्रूफ करें वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, सी और एन नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। तो अगर बोथ साइड हम एन से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 10/n लेस देन इज इक्वल टू सी, है ना। सो अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 मान ले फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि 11। सो इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि सी का वैल्यू हम 11 से लेकर कुछ भी ले सकते हैं, 11, 12, 13, मतलब सी विल बी ग्रेटर देन 11। हम 100 ले, 50 ले, 11 से ऊपर लेना है। ठीक है, ओके जी। सो सी का वैल्यू हम यहाँ पे 11 ले लेते हैं। ठीक है, आप 12 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो, मतलब 11 से ऊपर, 11 से ऊपर या फिर 11 लेस देन इक्वल टू सी। अच्छा, अभी एन नॉट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में हम दोबारा सी का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए n प्लस 10 लेस देन इक्वल टू सी का वैल्यू अब क्या है 11 इंटू एन। तो अब आप सोचिए कि n का वैल्यू हम क्या ले कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। बहुत ही सिंपल है भाई, n इज इक्वल टू आप 1 लीजिए, देखिए ये ट्रू हो जाएगा। 1 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू 1, यानी कि 11 लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, अब n का वैल्यू आप 2 लीजिए जस्ट चेक करने के लिए। तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2 प्लस 10, 11 इंटू 2 और यहाँ पे 22 और 10 प्लस 2 12। तो 22 ग्रेटर देन होगा 12 से, तो तब भी ट्रू है। तो आप n इज इक्वल टू 1 से लेकर शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना ऊपर वैल्यू लेना हो ले लीजिए, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो कहाँ से ट्रू हो रहा है, n नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला है हमको 1। तो फॉर c इक्वल टू 11 एंड n नॉट इक्वल टू 1 दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हम अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बोल सकते हैं कि n प्लस 10 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में कहा जा रहा था। ठीक है, और n नॉट और c जो होगा पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। थोड़ा ग्राफ देखते हैं इसका। देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि ग्राफ में fn क्या होगा, gn से छोटा होगा। देखिए fn gn, ये जो ब्लैक वाला लाइन है वो fn का है और ये जो रेड वाला लाइन है c इंटू जी एन का है। ठीक है, ये नंबर ऑफ इनपुट है और ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नंबर ऑफ इनपुट के बढ़ने से ये स्टेटमेंट किस तरह से बढ़ेगा वही शो हो रहा है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि c इंटू जी एन एफ एन से ऊपर है, यही बोला जा रहा है कि c इंटू जी एन ग्रेटर देन होगा एफ एन से। कब होगा, जब एक ऐसा एन नॉट हमको मिल जाए। ये देखिए ये हमारा एन नॉट है, इस एन नॉट के बाद जीएन हमेशा एफ एन से बड़ा होगा। इस एन नॉट के बाद इसके आगे कुछ भी हो, कभी एफ एन बड़ा कभी जीएन बड़ा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा एन नॉट हमको मिलेगा उसके बाद ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा हमारे इस एग्जाम्पल में एन नॉट का वैल्यू क्या मिला है 1 और सी का वैल्यू क्या मिला है 11। तो हम प्रूफ कर दिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके जी, सो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सो बिग O हमें क्या बताता है, बिग O हमें ये बताता है कि आपका जो एल्गोरिदम है मैक्सिमम कितना टाइम लेगा, मैक्सिमम मतलब खराब से खराब कितना टाइम लेगा। ठीक है, वो हमें बिग O बताता है। अच्छा, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एफ एन इक्वल टू एन लिया और जी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर लेते हैं।
तो क्या हम ट्रू बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ये बोल सकते हैं हम। कब बोल सकते हैं? जब स्टेटमेंट को ट्रू कर दे, मतलब n लेस देन इज इक्वल टू c इंटू एन स्क्वायर, इसको हम ट्रू कर दे तो हम बोल सकते हैं। तो अब इसको देख के ही बता सकते हो कि भाई एन स्क्वायर हमेशा n से बड़ा होगा, ठीक है, एन स्क्वायर हमेशा इससे बड़ा होगा, तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकते हैं। तो ये ट्रू है। आप एन स्क्वायर ले लो, एन क्यूब ले लो, एन टू द पावर 4 ले लो, ये n इज इक्वल टू हमेशा ट्रू मिलेगा। तो आप ये बोलोगे सर आपने कभी ये तो नहीं दिखाया था, आपने जब एग्जाम्पल दिखा रहे थे n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, ये तो कभी नहीं दिखाया था। तो ये बिग O के लिए ट्रू है, लेकिन एक सिनेरियो देखिए, हम n को लिख सकते हैं बिग O ऑफ n लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर, n को हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ n क्यूब, ये सब हम लिख सकते हैं। इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है। और ये जो n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n है, इसको हम बोलते हैं टाइटेस्ट अपर बाउंड, टाइटेस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी का रिजल्ट लिखते हैं, ओके। लेकिन बिग O के लिए ये सभी ट्रू है, सभी अपर बाउंड दे रहा है, सभी अपर बाउंड दे रहा है। ये क्या है? ये बेसिकली बिग O मतलब अपर बाउंड, एफ एन का अपर बाउंड, ठीक है, ओके जी। सो बिग O का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, टेंशन नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ आगे और भी देखेंगे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ओमेगा का कॉन्सेप्ट क्या है। ओमेगा को आप बिग ओमेगा भी बोल सकते हो, नॉर्मल भी बोल सकते हो। ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेस्ट केस बताता है। डेफिनेशन में क्या चेंज होगा? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। कब बोल सकते हैं? जब सिर्फ यहाँ पे लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, बस इतना चेंज करना है। एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एन, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या चेंज होगा? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एफ ऑफ एन बड़ा हो जाएगा सी इंटू जी ऑफ एन से। सो बाकी सेम रहेगा, एन नॉट एंड सी एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो हम सेम एग्जांपल देखते हैं, ओके। जो पिछला वाला एग्जांपल दिया था हम वही देखते हैं कि क्या बिग O जिसको हम बोल रहे थे उसको हम ओमेगा बोल सकते हैं कि नहीं, यही हम देखेंगे। जिसको हम बिग O बोल रहे थे उसी पिछला एग्जांपल लेते हैं, उसको आप ओमेगा बोल सकते हैं कि नहीं वो टेस्ट करेंगे। चलिए, तो पिछला एग्जांपल क्या था? n प्लस 10 इज इक्वल टू n। सो क्या हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, यानी कि n प्लस 10 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n? क्या ये हम बोल सकते हैं? कब बोल सकते हैं? जब ये स्टेटमेंट ट्रू कर दे। ये स्टेटमेंट को इधर पे लिखिए फंक्शन की ओर से, n प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू जी एन, यानी कि n, ओके। सो यहाँ पे हमें उसी तरह से c का एक वैल्यू फाइंड करना है और n का एक वैल्यू फाइंड करना है, करके इसको ट्रू है कि नहीं चेक करना है, ओके जी। c का वैल्यू पिछले एग्जाम्पल में जैसे c का वैल्यू फाइंड किया था उसी तरह से यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट। तो जब आप ओमेगा का चीज़ सॉल्व करोगे, वहाँ पे जो c का वैल्यू आएगा वहाँ उसको कैसे डील करना है ये गौर से देखना। सो बोथ साइड मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ। सो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 बाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू 1। अभी n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू 1, यानी कि 11 ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 11 ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी कि सी का वैल्यू जो होगा वो 11 होगा या फिर 11 से सबसे छोटा होगा। 11 से छोटा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हम 11 नहीं लेंगे, हम सबसे छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट लेके इसको प्रूफ करेंगे। हम सी का वैल्यू सबसे छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर लेंगे। कौन होता सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर? 1। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? हमको बोला गया, इस स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है कि सी का वैल्यू आप 11 से छोटा कुछ भी ले लो, तो सी का वैल्यू हम 1 लेंगे, फिर इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं n प्लस 10
ग्रेटर देन इक्वल टू सी का वैल्यू मैंने क्या लिया 1 और n का यहाँ पे n इसको अभी रखते हैं, n का वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख के देखिए, n का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा 1 + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × 1 यानी कि 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × 1 यानी 1, 11 1 से बड़ा ही होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू बन गया हमारा। तो फॉर n इक्वल टू 1 ये ट्रू है। अगर हम n की वैल्यू 2 लिख दें यहाँ पे, n की वैल्यू 2 + 10 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 × 2, ये भी ट्रू होगा। मतलब n की वैल्यू आप 1 से लेकर 2 3 जितना लेना चाहे ले लो, तो हमेशा ये ट्रू ही होगा ये स्टेटमेंट, जब c इक्वल टू आपने 1 बैठा दिया है। सो हमें एक ऐसा n नॉट मिल गया जिसका, एक ऐसा c मिला जिसका वैल्यू 1 होगा और एक ऐसा n नॉट मिला जिसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अभी n नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है n नॉट से ऊपर जितना वैल्यू आप लेना चाहो ले सकते हो। ओके जी। सो हमने ये भी देखा कि ये जो स्टेटमेंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n, ये हम कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है। इस तरह से प्रूफ करना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, सो हम आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। f ऑफ n हमारा n है और g ऑफ n हमारा n² है। क्या हम बोल सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n, क्या है ये हम बोल सकते हैं। मतलब f ऑफ n यानी कि n इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn यानी कि n², क्या ये हम बोल सकते हैं? कब बोल सकते हैं? स्टेटमेंट को ट्रू कीजिए, आप बोल सकते हो। स्टेटमेंट के वैल्यू बिठाइए, मतलब f ऑफ n यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू c × gn यानी कि n²। तो ये कभी हो सकता है, आप इसको आप जिंदगी में प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि n कभी n² से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है यहाँ पे कि n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n हम नहीं कह सकते। ठीक है, ओके जी। और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, क्या हम ये बोल सकते हैं कि n³ इज इक्वल टू n, ये हम बोल सकते हैं? अगर ये ट्रू हुआ तो हम बोल सकते हैं, तो बिठाइए f ऑफ n की जगह, तो f ऑफ n यानी कि n³ ग्रेटर देन इक्वल टू c × gn यानी कि n, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा। n³ n से बड़ा होगा, बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको मिलता है कि अगर n³ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि ओमेगा ऑफ n, ये लिख सकते हैं। n³ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ n², n³ हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ n³। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड। देखिए लोअर बाउंड यानी कि c × gn, ये हमेशा बिग ओ अपर बाउंड दे रहा था, ये क्या देगा? लोअर बाउंड। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। और जो n³ इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n³ है, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं टाइटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, टाइटेस्ट लोअर बाउंड। सो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। आगे हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन में आता है, उस तरह से एकदम प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि किस तरह से इसको, इस सब चीज़ों को प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थीटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थीटा और कुछ नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बिग ओ और ओमेगा का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर कुछ भी समझने में डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।